गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, जिसका वर्णन थोड़ा पिछले वीडियो में भी मैंने दे दिया था। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में हम 3 प्रकार से एम्ब्रियोलॉजी को बांट सकते हैं। फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम इससे आशय है, डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी से आशय है भ्रूण परिवर्तन के प्रक्रम का वर्णन प्रस्तुत करना। एम्ब्रियोलॉजी के प्रारंभिक काल में अधिकांश भ्रूण वैज्ञानिकों ने यही किया। उन्होंने किसी जंतु के प्रजनन का अध्ययन किया तथा भ्रूण में समय के साथ होने वाले आकार आकृति के परिवर्तन को, अंगों के विकास आदि का प्रेक्षण देकर उनका वर्णन किया। इस प्रकार अरस्तु से बेयर तक के काल को वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी का काल कहा जाता है। सेकंड है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के प्रारंभिक काल में प्रकृति में होने वाली घटनाओं के परिवर्तन, प्रेक्षण, इनका सामान्यीकरण करना, इन सामान्यीकरणों, नियमों एवं सिद्धांतों को पुनः तर्क एवं प्रेक्षण की कसौटी पर एम्ब्रियोलॉजी के सभी परिवर्तनों पर अध्ययन, इन सभी को हम एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए। इस प्रकार के प्रयोगों को हम एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। विलियम रॉक्स ने इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य किया, जिसमें एग से लेके एम्ब्रियो बनने तक बहुत सारे उन्होंने जो है कार्य किए और बीच बीच में परिवर्तनों को कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे पता लग सके कि आगे भ्रूण में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। थर्ड है एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम भ्रूण विज्ञान के 2 प्रकारों में अध्ययन का, किसी जंतु विशेष या किसी समूह या वर्गक विशेष के जंतु के जीवन चक्र या उनके एम्ब्रियो या उनके परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। भ्रूणिकी में या एम्ब्रियोलॉजी में ये प्रकार परस्पर विरोधी नहीं है। इसमें के अंदर हम जो है तुलनात्मक अध्ययन भी इसके अंदर हम करते हैं। इस शाखा के अंदर हम टेरेटोलॉजी का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कई बार आनुवंशिक या वातावरणीय कारणों से इसके अंदर जो है भ्रूण में कुछ विरूपताएँ आ जाती हैं। ये विरूपताएँ क्यों आती हैं और इनके क्या कारण हैं, इसको हम टेरेटोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर हम प्रजनन से संबंधित क्रियाओं, ग्रंथियों, रसायनों, समस्याओं आदि का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब बेबी या इस प्रकार की खोज भी इसी के अंतर्गत हम करते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की एक विधा जो कि प्रजनन से संबंधित है। इसमें हम प्रजनन से संबंधित इस विषय की जानकारी में संतानविहीन माता पिताओं को संतान सुख प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त गर्भ निरोधन के क्षेत्र में भी इस विषय में बहुत सारे अध्ययन या तकनीकों की खोज की गई है। सेकंड, डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। अनेक बार सामान्य माता पिता की संतानें उत्पन्न होती हैं, लेकिन उनमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो कि आनुवंशिक होते हैं, अर्थात जीनीय संगठन में शामिल दोष भी इसमें हो सकते हैं, अथवा एम्ब्रियो के पर्यावरण में किसी टेरेटोजन के उपस्थित होने के कारण भी हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, जब पाया गया है कि जब प्रेग्नेंट स्त्रियां कुछ औषधियों का सेवन करें तो ये औषधियाँ उनके गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण को विकृत बना सकती हैं। तो इन सब का अध्ययन जो है हम इन कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के अंदर करते हैं। थर्ड, एजिंग एंड एम्ब्रियोलॉजी। आयु या समय के साथ साथ जीवों या कोशिकाओं में होने वाली परिवर्तनों को एजिंग या क्षरण कहा जाता है। इसके अध्ययन को हम जीरेंटोलॉजी भी कहते हैं। इसे समझने में एम्ब्रियोलॉजी सहायक है। ये पाया गया है कि तेज़ी से विभाजन करने अविभेदित या कम विभेदित ऊतकों में क्षरण का प्रभाव कम दृष्टिगोचर होता है तथा विशिष्टीकृत कम विभाजन करने वाली या विभाजन न करने वाली डिफरेंशियल कोशिकाओं में, जैसे तंत्रिका तंत्र, क्षरण से सबसे अधिक प्रभावित
होती है। विभेदन मुख्य रूप से भ्रूणीय परिघटना है, अतः शरण संबंधी प्रश्नों का हल जो है हमें इस अध्ययन से मिल सकता है। फोर्थ, कैंसर एंड एम्ब्रियोलॉजी। कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। इसमें जो है अविभाजित कोशिकाओं का गुण है। इस प्रकार वृद्धि व विभेदन संबंधी मूल प्रश्नों के हल एम्ब्रियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, अतः कैंसर जैसे भयानक रोग की समझ में भी एम्ब्रियोलॉजी लाभदायक है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले जो स्टेज आती है वो है एग। हम एम्ब्रियोलॉजी को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि अलैंगिक विधि एसेक्सुअल वेल बहुकोशीय जंतु जो हैं वो एसेक्सुअल या सेक्सुअल विधि से प्रजनन कर सकते हैं। अलैंगिक विधि एक विशेष प्रकार का परिवर्तन है जिसे ब्लास्टोजेनेसिस नाम दिया गया है। इसके विपरीत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उपरांत जो परिवर्तन होता है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूण निर्माण से पहले जंतु मियोसिस या गैमेट्स द्वारा गैमेट्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। युग्मकों के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये परिवर्तन की पहली अवस्था है। गैमेट दो प्रकार के होते हैं, इनका निर्माण गॉनड्स में होता है। फीमेल गैमेट एग तथा मेल गैमेट स्पर्म कहलाता है। फीमेल गैमेट ओवरी में बनते हैं। इनके बनने की क्रिया oogenesis कहलाती है तथा मेल गैमेट इस टेस्टिस में बनते हैं तथा इनके बनने की विधि स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ये वृषण में उत्पन्न होते हैं। कुछ जंतुओं में मेल व फीमेल जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। अगर दोनों लिंग अलग अलग हों तो उन्हें डायोसियस कहते हैं। जंतुओं के नर व मादा युग्मक तो देह में ही अगर इनका शरीर के अंदर ही निषेचन होता है तो इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और अगर शरीर के बाहर होता है तो उसे हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप मेल एंड फीमेल गैमेट के केंद्रकों का संगलन होता है, एम्फीमिक्सिस होता है, जिससे डिप्लॉइड अवस्था पुनः प्राप्ति होती है। कुछ जंतुओं के अंडे बिना निषेचन के ही परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। निषेचन के उपरांत परिवर्तन की तीसरी अवस्था में क्लीवेज प्रारंभ होता है। क्लीवेज सामान्य कोशिका विभाजन से विभिन्न प्रकार का विभाजन है, क्योंकि ये एम्ब्रियो में होता है। वही इस समय कोशिकाएं बिना आकार में वृद्धि किए विभाजन करती हैं, और क्लीवेज से बनी कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। विदलन या क्लीवेज के फलस्वरूप कुछ समय बाद भ्रूण सीताफल के समान हो जाता है। ऐसी अवस्था मोरूला कहलाती है। अनेक बार जल्द ही भ्रूण के मध्य भाग में गुहा बन जाती है, जिसे ब्लास्टोसिल कहा जाता है। इस अवस्था में भ्रूण को हम ब्लास्टुला भी कहते हैं। कैविटी के चारों ओर कोशिका स्तर को ब्लास्टोडम कहा जाता है, और ये सिंगल लेयर्ड होती है। इसके उपरांत इसमें बहुत सारी परिवर्तन क्रियाएं होती हैं, जिसमें इसके बाद ये गैस्ट्रोला के बाद एम्ब्रियो जो है वो त्रिस्तरीय हो जाता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि त्रिस्तरीय में 3 स्तर बन जाते हैं। 3 जर्मिनल लेयर बन जाते हैं, जिन्हें हम एक्टोडम, मीजोडम तथा एंडोडम कह सकते हैं। एक्टोडम एपिडर्मिस व तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अलावा मीजोडम डर्मिस, पेशियाँ, रक्त संचरण तंत्र, देह गुहा की भित्तियाँ, प्रजननांग इनका निर्माण करते हैं, जबकि एंडोडम श्वसनांग, आहारनाल व संबंधित ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। इसके बाद गैस्ट्रोला अवस्था के बाद ब्लास्टोमियर भ्रूण में इधर उधर गति करते हैं। इनमें गति होती है जिनमें फॉर्मेटिव मूवमेंट होता है। ये गतियाँ नियत प्रकार की होती हैं। इनसे भावी अंग बनने वाली कोशिकाएँ उचित स्थानों पर व्यवस्थित हो जाती हैं। इन विस्थापनों के कारण गैस्ट्रोला में एक गुहा, जिसे आर्केंट्रोन कहा जाता है, बनती है, जो एक रंध्र ब्लास्टोपोर द्वारा बाहर खुलती है।
आर्केंटोन या इसका अंश आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाता है, जो कोरक रंध्र सीलेंटेट में मुख बनाता है। एनालिड आर्थ्रोपोडा मोलस्क जंतुओं में इस रंध्र के स्थान पर मुख बनता है। गैस्ट्रोला के साथ ही क्लीवेज समाप्त हो जाता है तथा परिवर्तन की 5वीं अवस्था होती है, जिसमें जनन स्तरों से अंग बनना प्रारंभ हो जाते हैं। इसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। इस समय नियत स्थानों पर अविभेदित ऊतक उत्पन्न होते हैं। यही आगे चलकर विशेष अंग का निर्माण करते हैं, जिन्हें ऑर्गन रूडिमेंट्स कहते हैं। भ्रूण में गैस्ट्रोला के उपरांत तंत्रिका तंत्र बनने की अवस्था में भ्रूण की आकृति बदलती है। यह अवस्था न्यूरुला कहलाती है तथा प्रक्रम न्यूरुलेशन कहलाता है। गैस्ट्रोला से अगली अवस्था डिफरेंशिएशन प्रारंभ होता है, तब वृद्धि होती है। परिवर्तन के दौरान जब भ्रूण अंड झिल्लियों में रहता है उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। कुछ जंतुओं में माता के शरीर के अंदर ही परिवर्तन होता है और ये प्लेसेंटा के द्वारा ये अपनी माता से जुड़े होते हैं। इस काल को हम गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। कुछ अन्य प्रकार के जंतुओं में आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे जंतु संचित भोजन पीतक युक्त अंडे देते हैं, जिन्हें हम ओविपेरस भी कहते हैं। अंडे से भ्रूण का बाहर निकालना हैचिंग कहलाता है। इस प्रकार एक शॉर्ट रूप में एक एग से लेके और एडल्ट बनने तक की क्रिया जो है इसके अंदर पाई जाती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन एम्ब्रियोलॉजी क्या है तथा एग से एडल्ट तक अंडे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी स्टेजेस में पाई जाती हैं। तो ये एक शॉर्ट रूप में कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इसको जो है हम इस तरह से बता सकते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर कल्पना सोनी, जूलॉजी डिपार्टमेंट। थैंक यू।